नमस्कार। आप सभी बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं का राजनीति विज्ञान के इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कोटि कोटि अभिनंदन। मुझे पूरी आशा है कि क्योंकि हमारी जो रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस है वो नहीं हो पा रही, फिर भी आप सभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब पे आपसे जो ये जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं उनके माध्यम से अपने अध्ययन से निरंतर संपर्क में होगी। आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप कोई भी कोविड महामारी के इस दौर में भी अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को की प्रति उपेक्षा ना करें, इसको बड़ा गंभीरता से लें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आप सभी बीए तृतीय वर्ष में हैं और आने वाले कुछ समय आपके करियर के हिसाब से बहुत वाइटल होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ ही मुझे ये भी आशा है कि जल्दी ही आपकी जो नियमित कक्षाएं हैं उनका संचालन भी होने लग जाएगा। शायद जनवरी में राज्य सरकार के आदेश अनुसार आपके महाविद्यालय भी खुल जाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जैसे ही महाविद्यालय खुलें आप लोग बड़ी संख्या में नियमित रूप से महाविद्यालय आएँ, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम ऑनलाइन और इस आभासी दुनिया के माध्यम से तो संपर्क में रहेंगे ही। हम मैकियावेली पर चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से। आज हम मैकियावेली, जिसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैकियावेली आप सभी जानते हैं कि मैकियावेली को उसके युग का शिशु भी कहा जाता है और उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। तो ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, जो कि डंडिंग ने उससे कहा था, और मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है, या आधुनिक राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन क्या है। ये दोनों प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक मैकियावेली अपने युग का शिशु है, उसका उत्तर तो आपको बता दिया गया है। उस पर तो हमने व्यापक चर्चा कर ली है कि भाई मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था, धर्म सुधार आंदोलन का युग था, राष्ट्रीय राज्यों के उदय का युग था। मैकियावेली पे उस समय की जो परिस्थिति है उसके राजनीतिक विचारों पर व्यापक प्रभाव पड़ा, चाहे मानव संबंधी उसकी धारणा हो, चाहे इटली के राजनीतिक एकीकरण को जो उसका समर्थन करना हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करना हो। तो वो अपने युग का शिशु था। ये तो स्पष्ट हो गया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कठिनाई होगी। पर मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कैसे है? हाउ इज़ मैकियावेली इज़ ए फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट? ये कैसे है, या आधुनिक राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की क्या देन है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैकियावेली का जो युग था उस समय तीव्र राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। तीव्र, बहुत तीव्र। क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे? देखिए, सबसे पहला परिवर्तन, जैसा आप जानते हैं कि वो पुनर्जागरण का युग था, और पुनर्जागरण को ही आधुनिक युग का पुनर्जागरण से ही आधुनिक युग का सूत्रपात माना जाता है, यानी रिनेसा या पुनर्जागरण से ही आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ठीक है। तो मैकियावेली के युग मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत का समय था, और मैकियावेली का समय तीव्र राजनीतिक घटनाएं घट रही थी। ऐसी घटनाएं घट रही थी जो न केवल सामाजिक जीवन में वरन राजनीतिक जीवन को भी पर्याप्त रूप से प्रभावित कर रही थी। क्या क्या कर रही थी? देखो, सबसे बड़ी घटना थी उस समय जो सामंतवाद का, जो मध्ययुग की विशेषता थी कि छोटे छोटे सामंती राज्य थे, उनका प्रभाव कम हो रहा था और निरंकुश राष्ट्रीय राज्य का उदय हो रहा था। ठीक है। दूसरी बात थी कि चर्च या पोप का जो राजनीति में प्रभाव था, वो प्रभाव भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था, उसमें भी कमी होती जा रही थी। तीसरी बात दिख रही थी कि भाई समुद्री यात्राओं और छापेखानों के आविष्कार के बाद एक नए वाणिज्य वर्ग का उदय हो रहा था, जो उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों में व्यापक रूप से सक्रिय था, और व्यापार अब केवल देशीय ना होकर अंतर्देशीय भी होने लग गया था। तो इस तरह की तीव्र राजनीतिक घटनाएं दिखाई दे रही थी मैकियावेली के समय, और मैकियावेली ने भी मध्ययुग के विचारों से अपने आप को पृथक रखते हुए इन्हीं आधुनिक विचारों पर विश्लेषण किया, अध्ययन किया और अनुसंधान किया। जहाँ तक उसके चिंतन में
ऐसे तत्व जिन्हें हम आधुनिक कह सकते हैं, उस वो उसके विश्लेषण की बात है तो उसके चिंतन में अनेक ऐसे तत्व दिखते हैं जिसे हम आधुनिक तत्व मान सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि भाई आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली है। तो जहाँ तक मैकियावेली के चिंतन में ऐसे तत्वों की बात है तो वो उनका अध्ययन हम इस रूप में कर सकते हैं। देखिए, पहला है यथार्थवादी और बुद्धिवादी दृष्टिकोण। देखिए, मैकियावेली ने मध्ययुगीन जो सैद्धांतिक है या परंपरावादी प्रश्न है उनसे स्वयं को पृथक रखा। उसने जो सैद्धांतिक राजनीति के प्रश्न थे या परंपरागत राजनीति के जो प्रश्न थे उससे स्वयं को पृथक रखा। उसने नैतिकता, ईश्वरीय सत्ता जैसे जो मध्ययुगीन विचार थे उनसे अपने आप को पृथक रखा। इसके विपरीत उसने आधुनिक राजनीति चिंतन की जो विशेषता है, जैसे यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी जो यानी वास्तव में है, यथार्थवाद यानी जो वास्तव में, तो उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसने यथार्थवादी ढंग से चीज़ों का विश्लेषण किया। उसने नैतिक और ईश्वरीय या प्राकृतिक समस्याओं के समाधान के स्थान पर व्यवहारिक प्रश्नों के अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण पर अधिक बल दिया। तो उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी था, बुद्धिवादी था। ठीक है, उसके जो भी ग्रंथ है, चाहे प्रिंस हो, चाहे डिस्कोर्सेज ऑन लिवी हो या आर्ट ऑफ वॉर हो, ये सब यथार्थवादी दृष्टिकोण से ही लिखे गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसका युग पुनः जागरण यानी रिनेसा का युग था, और उसने भी रिनेसा युग की जो विचारों के अनुरूप, क्योंकि रिनेसा से ही, पुनः जागरण से ही आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, तो उसने आधुनिक युग के और पुनः जागरण की भावनाओं के अनुरूप ही अपना जो अध्ययन है वो मनुष्य की समस्याओं तक ही केंद्रित रखा। उसने पारलौकिक या ईश्वरीय जो जीवन था उसके स्थान पर लौकिक जीवन यानी मनुष्य की जीवन और उसके हित को महत्वपूर्ण माना। उसने क्या बोलते हैं, किसी देवीय कानून, ईश्वरीय कानून, इसके स्थान पर राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जिसे मानवीय कानून बोलते हैं या सकारात्मक कानून बोलते हैं, उसे ही महत्व दिया। तो इस तरह उसका जो दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी और बुद्धिवादी था, जो आधुनिक युग की विशेषता है। दूसरा था मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो, आधुनिक राजनीतिक चिंतन में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अपना महत्व है, और मैकियावेली के चिंतन में ये दृष्टिकोण व्यापक रूप से दिखाई देता है। ठीक है, मैकियावेली ने अपने अध्ययन का जो केंद्र है मनुष्य के स्वभाव को बनाया है कि भाई मनुष्य तो स्वार्थी होता है, वो भय और शक्ति से संचालित होता है। ठीक है, तो और उसके स्वभाव में लालच देखा जाता है, स्वार्थ देखा जाता है, और हिंसा और आक्रमण भी देखा जाता है। इसी कारण उसने राज की उत्पत्ति का और स्थायित्व के लिए शक्ति को आवश्यक माना, और राज्य को और या राजा को ये निर्देश दिए कि भाई प्रेम की तुलना में शक्ति या भय राज्य के स्थायित्व के लिए अलग विशेष रूप से आवश्यक है। तो मैकियावेली ने जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, कालांतर में अनेक जो हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जो विचारक हैं, चाहे कैटलीन है, चाहे लासवेल है, या उससे पहले हॉब्स ने इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यापक रूप से प्रयोग किया। तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन की जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं मैकियावेली के चिंतन से मानी जाती है, कि जिस तरह उसने मनुष्य के स्वभाव का विश्लेषण कर राज्य की उत्पत्ति और अस्तित्व के लिए शक्ति को आवश्यक माना। तीसरा है आधुनिक अध्ययन पद्धति की शुरुआत। देखिए, आधुनिक युग वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का युग है। ठीक है, इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होता है, इसमें वैज्ञानिक तटस्थता की भावना अपनाई जाती है, विश्लेषण अपनाया जाता है, इसमें ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग होता है, इसमें व्यवहारिकता होती है। तो मैकियावेली ने भी इन पद्धतियों को पूर्ण शुद्धता के साथ अपनाने का प्रयास किया, यद्यपि वो अपना नहीं पाया पूर्ण शुद्धता से, लेकिन वो प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने ये जो वैज्ञानिक पद्धति थी, जैसे पर्यवेक्षण करना, फिर उसका व्यवहारिक विश्लेषण करना, यथार्थवादी विश्लेषण करना, या फिर ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालना, अध्ययन करना, ठीक है, वैज्ञानिक तटस्थता रखना, मूल्य निरपेक्षता रखना, ये सब उसने किए। और इन्हीं
अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से उसने अपने निष्कर्ष निकाले। तो ये जो आधुनिक अध्ययन पद्धति है जिसमें ये सब बातें आती है, मूल्य निरपेक्ष यानी कि अध्ययनकर्ता का जो व्यक्तिगत विचार है वो उसके अध्ययन या फाइंडिंग पे नहीं होना चाहिए। जैसे अब आप बोलेंगे कि सर आपका दृष्टिकोण अध्ययन पर कैसे प्रभाव डालता है, तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई चुनाव होने वाला है और मैं आपको ये निर्देश दिया जाए कि आप ये बताइए कि चुनाव में कौन सा पार्टी विजेता होगी। तो एक तो होता है कि आप उसका मूल्य निरपेक्ष या वैज्ञानिक तटस्थता से अध्ययन करें कि भाई आपको जो लग रहा है परिस्थितियों के अनुरूप उसके आधार पर आप भविष्यवाणी करें। दूसरा हो रहा है कि भाई आप किसी दल विशेष के समर्थक हैं और अपनी विचारधारा के प्रभाव में उसको बता रहे हैं। तो जब आप किसी विचार धारा के प्रभाव में अपने अध्ययन का निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे मूल्य आधारित निष्कर्ष या अध्ययन बोलते हैं। और जब आप अपने मूल्य या अपनी भावनाओं या अपनी विचारधारा से परे हटकर तटस्थ भाव से मूल्य निरपेक्ष रहते हुए अध्ययन करते हैं तो वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कहलाता है, जो कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जो ऐतिहासिक पद्धति है, वैज्ञानिक तटस्थता है, मूल्य निरपेक्षता है, पर्यवेक्षण है, व्यवहारिक विश्लेषण है, ये व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन है, उसका समाधान करने का प्रयास है, ये सब आधुनिक अध्ययन पद्धति की विशेषता मानी जाती है। और कहीं ना कहीं इस अध्ययन पद्धति की शुरुआत मैकियावेली ने की थी। बाद में इन पद्धतियों का व्यापक रूप से विकास हुआ। चौथी जो हम विशेषता देखते हैं वो धर्म और नैतिकता से राजनीति का पृथक्करण। देखिए, मध्ययुग में राजनीति में धर्म और नैतिकता बहुत हावी थी, ठीक है। वो युग में राजनीति के प्रश्नों को भी धर्म और नैतिकता के चश्मे से देखा जाता था, ठीक है। राज्य या राजा से भी बलशाली चर्च या पोप होता था। हर प्रश्न का उत्तर धर्म और नैतिकता के चश्मे से दिया जाता था। मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने धर्म और नैतिकता के बंधन से राजनीतिक चिंतन को मुक्त किया। उसने बताया कि भाई ये राज्य एक लौकिक संस्था है और उसका कार्य लौकिक श्रेणी का है, उसका धर्म अथवा नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। उसने कहा कि भाई धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत जीवन के प्रश्न है, व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति को धर्म और नैतिकता का अनुपालन करना चाहिए। पर जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजा या राज्य का कर्तव्य राज्य का अस्तित्व बनाए रखना, राज्य का कल्याण करना है और राज्य की सुरक्षा और अस्मिता और कल्याण के लिए आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार राज्य या राजा सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, स्वार्थ, पाखंड, साम दाम, दंड भेद किसी भी नीति को अपना सकता है। उस पर नैतिकता के पैमाने लागू नहीं होते। नैतिकता व्यक्तिगत जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए नहीं है। राजनीतिक जीवन नैतिकता से निरपेक्ष है, नैतिकता से परे। तो एक तो नैतिकता से उसने पृथक किया। दूसरा कि उस समय तक जो चर्च है, पोप है, उसका प्रभाव राज्यों पे बहुत होता था। मैकियावेली इसका विरोधी था। वो धर्म का विरोधी नहीं था, पर वो धर्म को राजनीति में रखने का विरोधी था। उसका मानना था भाई धर्म लौकिक परलौकिक जीवन की बात है। जो चर्च है उसका काम पारलौकिक जीवन को सुधारना है, हमारे स्वर्ग के जीवन को सुधारना है। जो हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन है या राजनीतिक समस्या है वो केवल राजा के पास रहना चाहिए। राजा को असीम शक्ति मिलनी चाहिए। राजा की शक्ति या कार्यों पर चर्च का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो जो आधुनिक युग में बाद में अमेरिका की संविधान के निर्माण के बाद जो लोकतांत्रिक विचार उभरा, लोकतंत्र की विशेषता मानी जाती है धर्मनिरपेक्षता, जिसको अंग्रेजी में डिफाइन इस तरह किया गया है कि चर्च शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, यानी चर्च और राज्य का पृथक्करण। चर्च राज्य यानी सरकार के काम में दखल न दे और सरकार चर्च के काम में दखल न दे। चर्च का काम है ईश्वर की पूजा आराधना करना, राज्य का काम है अपनी जनता का कल्याण करना। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, यानी धर्म और राज्य अलग अलग चीज़ें, एक दूसरे में इनका डिफरेंस नहीं हो, जो मध्ययुग में नहीं होता था। मध्ययुग में पोप या धर्म का या चर्च का पूरा हस्तक्षेप होता था राज्य और सरकार, मतलब राजा की कोई हैसियत नहीं थी चर्च या पोप के आगे। पोप या चर्च जो कहते वो राजा को मानना पड़ता था। पर क्योंकि मैकियावेली इटली के एकीकरण और शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का समर्थक था तो उसने धर्म और राजनीति के पृथक्करण पे भी बल दिया और धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया का अग्रदूत कहा जा सकता है। उसने जिस तरह धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग रखने का
का समर्थन किया, इसके आधार पर उसे धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म, जो आधुनिक लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता है। आज कोई भी लोकतांत्रिक देश, ये मान ही नहीं सकते कि भाई कोई भी लोकतांत्रिक देश ऐसा हो सकता है जहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष ना हो। तो वो अगर विशेषता सबसे पहले अगर किसी ने दी है तो कहीं ना कहीं वो मैकियावेली ने ही दी है। तो धर्मनिरपेक्षता के विचार का अग्रदूत मैकियावेली था। फिर है व्यवहार में प्रभुसत्ता की धारणा को स्वीकृति। देखिए, प्रभुसत्ता राज्य की एक अनिवार्य विशेषता है। कोई भी बोले एक राज्य या देश, जिसको आप देश के नाम से जानते हो, मैंने आपको पहले भी कहा, पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में उसे स्टेट या राज्य कहते हैं। तो एक देश या राज्य की क्या क्या विशेषता होती है, अनिवार्य क्या क्या तथ्य अनिवार्य? देखो, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता मतलब कि भाई जो राज्य है या सरकार है या देश है वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में सर्वोच्च हो, यानी देश के अंतर्गत जो भी लोग हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो सरकार या राज्य या देश के अंतर्गत ही हो, और देश बाहरी शक्ति या किसी विदेशी देश के अधीन भी ना हो, आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में वो सर्वोच्च हो। तो ये प्रभुसत्ता का विचार का अग्रदूत भी कहीं ना कहीं मैकियावेली है। यद्यपि मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से प्रभुसत्ता का शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना उसने प्रभुसत्ता का ऐसा व्यवस्थित विचार दिया है जो कालांतर में बोधा, हॉब्स या ऑस्टिन ने दिया था। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने एक ऐसी सर्वोच्च केंद्रीय सत्ता की बात की जिसके अंतर्गत प्रजा या राज्य के सभी नागरिक और संस्थाएं होंगी और वो सर्वोच्च होगी राज्य में, तो कहीं ना कहीं उसने प्रभुसत्ता के तत्वों की ओर संकेत किया है, जहाँ उसने बोला है कि भाई राज्य की जो सत्ता है वो अविभाज्य होगी और वो निरंकुश होगी, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता और सब उसके नियंत्रण में होंगे। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं प्रभुसत्ता के विचार का ही सूत्रपात है। तो जो आधुनिक राज्य या आधुनिक राजनीति विचारों की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है प्रभुसत्ता, जिसे इंग्लिश में सॉवरेनिटी बोलते हैं, उस विचार का अग्रदूत भी कहीं ना कहीं मैकियावेली ही है। फिर मैकियावेली को शक्ति की राजनीति का जनक भी बोलते हैं। आधुनिक युग की राजनीति को शक्ति की राजनीति माना जाता है, पर इस विचार को सबसे पहले अगर प्रस्तुत किसी विचारक ने किया है तो वो मैकियावेली है। देखिए, उसने राज्य में सर्वोच्च केंद्रीय सत्ता की स्थापना में बल देते हुए शक्ति के महत्व को स्वीकारा है। उसने माना है कि भाई शक्ति साध्य और साधन दोनों हैं। कैसे कि भाई साध्य क्या है? राज्य का एकीकरण। तो राज्य के एकीकरण के लिए शक्ति आवश्यक है। बाद में राज्य बन जाए तो उसके अस्तित्व और उसकी कल्याण के लिए भी शक्ति आवश्यक है। तो उसने शक्ति को नैतिकता और धर्म आदि मर्यादाओं से ऊपर माना है और कहीं ना कहीं शक्ति का जो विचार का अग्रदूत दिया है, जिसे बाद में हॉब्स, मैर्गनथाउ, लासवेल, कैटलिन आदि विचारकों ने विकसित किया है। तो शक्ति की राजनीति का जनक भी मैकियावेली को ही कहा जाता है। फिर उसे आधुनिक समग्रवाद का पूर्वगामी भी कहा जाता है। उसने राज्य की सर्वोच्चता और निरंकुश शासन की स्थापना में बल दिया। ठीक है, उसके राज्य की सर्वोच्चता और निरंकुश शासन, ये दोनों ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक समग्रवाद के आधार है। 20वीं सदी में जो इटली के फासिस्ट थे वो सब मैकियावेली के विचारधारा से ही प्रभावित थे। चाहे बिस्मार्क हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे हिटलर, मुसोलिनी, ये सब मैकियावेली की जो पुस्तक है प्रिंस, उससे बहुत प्रभावित है। फिर है राष्ट्रीय राज का समर्थन। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मध्ययुग की विचारधारा थी सामंती राज, यानी छोटे छोटे सामंती राज्य होते थे जो पोप की प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे। विशाल राष्ट्रीय राज्यों का अभाव था। आधुनिक युग की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। राष्ट्रीय राज्य के विचार को व्यापक समर्थन मिलने लगा और कहीं ना कहीं सामंती राज्यों का ह्रास होने लगा। चर्च की शक्ति भी कमज़ोर पड़ने लगी और राज्य को सर्वोच्च माना जाने लगा। तो मैकियावेली की जो पुस्तक है प्रिंस है, चाहे उस सभी पुस्तकों में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राज्य का विचार का समर्थन ही किया गया है। मैकियावेली चर्च को मैकियावेली का मानना तो स्पष्ट है, भाई राज्य का संगठन का आधार चर्च नहीं या धर्म नहीं हो सकता, बल्कि इसका आधार संस्कृति, नस्ल, भाषा, भूगोल हो सकती है और इन्हीं तत्वों को राष्ट्रीयता के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। वो एक ऐसे राष्ट्रीय राज्य का समर्थक था जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में सर्वोच्च हों, जो पर्याप्त शक्तिशाली हो ताकि अपनी रक्षा कर पाए और अपने नागरिकों का कल्याण पर कर पाए और जिस पर धर्म का कोई प्रतिबंध ना हो। तो जो
और उसने अपनी पुस्तकों में जो उस समय के राष्ट्रीय राज थे, चाहे इंग्लैंड, चाहे स्पेन, चाहे फ्रांस, चाहे जर्मनी, उनका समर्थन किया और इटली के एकीकरण का ख्वाब भी देखा। इसलिए तो उसने प्रिंस नामक पुस्तक में ऐसे तानाशाही शासन की आवश्यकता महसूस की जो इटली का एकीकरण कर उसे एक राष्ट्रीय राज के रूप में परिवर्तित कर सके। तो जो आधुनिक की एक और विशेषता थी वह राष्ट्रीय राज, तो वो भी मैकियावेली ने प्रथम विचारक था जिसने उसका स्पष्ट समर्थन किया। फिर है राजनीति में अनैतिकता का समर्थन। देखिए, मैकियावेली ने केवल राजनीति व नैतिकता के पृथक्करण पर बल नहीं दिया, बल्कि नैतिकता को राज्य के अधीन भी रखा। उसने दोहरी नैतिकता का सिद्धांत दिया। एक नैतिकता जो जनता पे लागू होती है। उसने कहा कि भाई व्यक्तिगत जीवन में तो हर मनुष्य को सद्गुणी होना चाहिए, उसे परोपकारी होना चाहिए, उसे कृतज्ञ होना चाहिए, उसे दूसरों के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, अपने समझौतों का पालन करना चाहिए, राज्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धोखेबाजी छल कपट से बचना चाहिए। लेकिन उसने राजा ये भी बोला कि ये जो नैतिकता के मापदंड है ये व्यक्तिगत जीवन में नागरिकों को पे तो लागू होते हैं, लेकिन ये मापदंड शासक पे लागू नहीं होते। शासक अपनी आवश्यकता अनुसार छल कपट, धोखा, हत्या, कुछ भी अनैतिक साधन अपना सकता है जो उसको राज्य की रक्षा और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक हो। तो इस तरह उसने दोहरी नैतिकता का भी विचार दिया। वही पहला विचारक था जिसने राज्य को ही साध्य माना और राज्य को सर्वोच्च माना। फिर व्यक्तिवाद या जिसको इंडिविजुअलिज्म कहते हैं उसका भी पूर्वागामी है। देखिए, मैंने बताया था कि मैकियावेली के समय एक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। एक तो मैंने बताया कि भाई साम्यवाद का पतन, राष्ट्रीय राज का उदय और चर्च की शक्ति का पराभव हो रहा था। पर एक और परिवर्तन हो रहा था, समुद्री यात्राओं की शुरुआत हो गई थी और ऐसा वाणिज्य वर्ग उभर रहा था जो समुद्री यात्राएं कर अंतर्देशीय यात्राओं, व्यापारिक यात्राओं पे जाता था और उद्योग व्यापार और वाणिज्य में संलग्न था। तो उद्योग व्यापार और वाणिज्य का विकास हो रहा था और एक ऐसी विचारधारा उभर रही थी जिसमें न केवल निजी संपत्ति का समर्थन किया गया बल्कि ये माना गया कि भाई राज्य को व्यापार वाणिज्य उद्योगों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी व्यक्तिवाद का आधार है हस्तक्षेप है, यानी राज्य को लोगों की व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक आवश्यक ना हो जाए। तो मैकियावेली ने भी कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। देखिए, उसने निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन किया जो व्यक्तिवाद की एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त उसने शासक को स्पष्ट निर्देश दिया कि भाई किसी भी स्थिति में प्रजा के धन का अपहरण ना करे, प्रजा का धन का हरण ना करे, क्योंकि लोग अपने पिता के हत्यारे को तो भूल जाते हैं पर अपने संपत्ति के हत्यारे को नहीं भूल जाते। उसने ये भी कहा कि राजा को व्यापार वाणिज्य को उत्थान के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता तो देनी चाहिए पर स्वयं व्यापार वाणिज्य नहीं करना चाहिए। तो ये सब लक्षण व्यक्तिवाद के हैं कि भाई राज्य को व्यापार वाणिज्य से अलग रहना चाहिए, उसे ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें व्यापार वाणिज्य का विकास हो पर स्वयं व्यापार वाणिज्य में संलग्न नहीं रहना चाहिए। तो ये सब जो और निजी संपत्ति का जो समर्थन, ये सब व्यक्तिवाद के आधार है जिसे कालांतर में जाकर लॉक ने विकसित किया। तो इस तरह मैकियावेली कहीं ना कहीं आधुनिक व्यक्तिवाद के विचार का भी पूर्वगामी है। इसके अलावा उसे भौतिकवाद और उपयोगितावाद का भी पूर्वगामी माना जाता है। उसके दर्शन में, उसके चिंतन में भौतिकवाद हो या उपयोगितावाद, ये दोनों देखने को पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो मानता था कि भाई पारलौकिक सुख की धारणा एक भ्रम है। भाई मरने के बाद स्वर्ग मिलेगी, ये चीज़ भ्रम है। जो सुख है जो वही संसार में ही है। ये लौकिक जीवन ही सत्य है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य आप जो भी कल्याण है वो स्वर्ग में जाके नहीं। अपन बोलते हैं ना भाई मरने के बाद हमें ऐसा मिलेगा स्वर्ग में, बोलता है नहीं, जो जीवन है वो यही है। या तो यहीं सुख पाओ और यहीं दुख पाओ। यहीं व्यक्ति को सुख मिलता है, यहीं उसको दुख मिलता है। तो आपको अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास इस संसार में ही करना चाहिए। सुख केवल भौतिक और ऐंद्रिक होता है जिसे प्रभुता, सम्मान, कला, सौंदर्य, नारी, मदिरा के रूप में अनुभव किया जा सकता है। ये सब बातें भौतिकवाद की है और भौतिकवाद को मैकियावेली ने समर्थन दिया जो बाद में आधुनिक राजनीतिक चिंतन में ज़्यादा विकसित अवस्था में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त उसकी विचारधारा में उपयोगितावाद के भी दर्शन होता है। जब वो बोलता है वह व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, सुख की प्राप्ति करना चाहता है और राज्य का दायित्व है कि मनुष्य को सुख प्राप्ति में सहायता करे। तो ये इस तरह उपयोगितावादी विचार का भी उसमें झलक दिखाई देती है। इसके अलावा उसे संघराज्य का भी पूर्वगामी माना जाता है। यद्यपि मैकियावेली ने शक्तिशाली राष्ट्र राज का समर्थन किया है लेकिन फिर भी उसने संघ राज्य
का भी महत्व स्वीकार किया। उसने कहा कि एक बार जब प्रिंस इटली के छोटे छोटे नगरों को जीत कर इटली का एकीकरण बना के एक निरंकुश शासन की स्थापना करेगा, उसके बाद राजा को वहाँ पे संघराज्य यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना करनी चाहिए। प्रिंस को चाहिए कि भाई राज्य की इकाइयों में सत्ता का कुछ अंश वितरित कर दे और केंद्रीय शक्ति स्वयं रखे, ताकि राज्य का व्यापक विकास हो चुके, क्योंकि जब शक्तियों का विभाजन हो जाता है तो ही जड़ों तक विकास पहुंच पाता है और राज्य के कोने कोने तक विकास संभव होता है। तो इस तरह मैकियावेली के विचारों में हम आधुनिक विचारों की झलक देखते हैं। देखिए, मैकियावेली मध्ययुग तथा आधुनिक युग के मध्य में पैदा हुआ था। बिल्कुल उसका समय ये था जब मध्ययुग का पतन हो रहा था और आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी। तो उसके विचार में हमें आधुनिक युग का प्रारंभ के लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। यद्यपि उसके समय आधुनिक काल अपने शिशव अवस्था में था, शुरुआत में ही था, लेकिन उसने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा इन मूल आधुनिक चिंतन की इन मूल धाराओं और प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाने में वो सफल रहा और इसीलिए उनने इन आधुनिक राजनीतिक चिंतन के विचार का समर्थन किया। इसी कारण कई बार उसके विचारों में विरोधाभास भी हो गए, क्योंकि उसने एक तरफ निरंकुश राज की बात की, दूसरी तरफ व्यक्तिवाद जैसी विरोधी विचारधारा का भी समर्थन कर दिया। तो क्योंकि वैसे दोनों गलत है, क्योंकि व्यक्तिवाद का तो मानना है कि भाई राज्य के पास कम से कम शक्ति होनी चाहिए, और दूसरी तरफ मैकियावेली व्यक्तिवाद का भी कर रहा है और राज्य को व्यापक शक्ति भी दे रहा है। लेकिन ये इसलिए था क्योंकि उसके समय आधुनिक युग शुरुआत ही हुआ था, लेकिन फिर भी उसके विचारों में, उसके चिंतन में आधुनिक युग की अनेक या अधिकांश तत्व दिखाई देते हैं जो वर्तमान में आधुनिक राजनीतिक चिंतन की मूल विशेषता है। चाहे आप धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर लो, चाहे आप व्यक्तिवाद की बात कर लो, चाहे आप प्रभुसत्ता की बात कर लो, चाहे आप राष्ट्रीय राज्य का समर्थन कर लो, चाहे आप संघात्मक शासन की बात कर लो, चाहे आप गणतांत्रिक शासन की बात कर लो, ये सब विचार निहायत ही आधुनिक है और आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इनका अध्ययन व्यापक रूप में किया जाता है। और कहीं ना कहीं मैकियावेली इन विचारों का अग्रदूत था, या उसके चिंतन में उसके चिंतन द्वारा इन विचारों का बीजारोपण हुआ। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति का जनक है, या आधुनिक राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।